मनीषा नाइट कांगड़ा से, लेक्चर मैथमेटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो +1 के लिए रहेगा और उसमें हम कवर करेंगे आज जो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि बाइनोमियल होती ही क्या है, क्या होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो हम कहते हैं एनी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। तो बाइनोमियल थ्योरम जो हम +1 में करते हैं उसमें हम एक्सपेंड करके देखेंगे उसको कि उसकी एक्सपेंशन हम कैसे कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लिखा है a+b⁻0 और इसको जब एक्सपेंशन करेंगे a+b⁻0 है तो वो 1 आएगा। एक कंडीशन रहेगी कि a+b should not be equals to 0। इसी तरह अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने कहा कि जो टू अनलाइक टर्म्स हो। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सपेंड करके देखते हैं, इंडेक्स को हम चेंज करते चलेंगे। जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स हमने 1 लिया है तो अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a+b। उसी तरह इसको आगे से आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे a+b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ने ये 8 या 9 से सीखा है, इसकी एक्सपेंशन कैसे रहती है a² + 2ab + b²। तो अब हमें पता चलेगा कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपने a+b का होल क्यूब भी सीखा है, उसकी एक्सपेंशन लिख के देखेंगे तो ये हमारे पास आती है a³ + 3a² b + 3ab² + b। और उसी तरह नेक्स्ट अगर हम पावर लेते हैं 4a + b⁴, ये हमारे पास आता है a⁴ + 4a³ + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b⁴। तो आप ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे ये हमने बाइनोमियल थ्योरम की पावर्स को लेके एक्सपेंशंस लिखी हैं। अब ये यहाँ तक तो हमने 8th 9th या 10th में इनकी एक्सपेंशंस को सीखा है, लेकिन अगर जो हमारा आप यहाँ इंडेक्स देख पा रहे होंगे, पहले a+b जो बाइनोमियल है उसका इंडेक्स 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, उतना तक तो हमें आता है। लेकिन अगर हमारे पास बाइनोमियल का जो इंडेक्स है, इंडेक्स बच्चे समझ पा रहे होंगे, जो पावर है, अगर यहाँ पे ये पावर हो जाती है 10 तो फिर मैं इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखूं। तो वही आज हम सीखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स जो कि +1 के सिलेबस में है उसको कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम फोकस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ये जो मैंने एक्सपेंशन लिखी है इसके कोएफिशिएंट्स देखेंगे। जैसे हमारे पास है कोएफिशिएंट पहली एक्सपेंशन का 1, दूसरे में देखेंगे कि a का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 and 1। और यहाँ पे जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं a+b का होल स्क्वायर है, तो पहली टर्म है a², इसका कोएफिशिएंट है 1। और इसमें अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा है, इसमें जो हमारे पास बाइनोमियल है a+b, इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसका पहले उतना ही इंडेक्स है जितना कि आपका बाइनोमियल का इंडेक्स है। उसके बाद वो 1 1 कम होता चले जा रहा है, फिर a है, उसके बाद a की पावर यहाँ 0 हो गई। और जो सेकंड टर्म है b, इंडेक्स पहले यहाँ पे 0 था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 1 बढ़ गया और लास्ट में एक और बढ़ गया।
तो हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें इतना समझ आ गया, ये ऑब्जर्व करिएगा हम पैटर्न जो मैंने एक्सपेंशन सीखी है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका पहली टर्म में इंडेक्स वही रहेगा जो आपकी बाइनोमियल का इंडेक्स है, बाद में एक एक कम होता चलेगा, और जो हमारी सेकंड टर्म है उसका पहले 0 रहेगा इंडेक्स, फिर बढ़ता चलेगा एक एक। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स आ रही है। लेकिन अगर हम इनके कोएफिशिएंट्स की बात करें तो पहली टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, उसको मैं इधर लिख रही हूँ इसके सामने। दूसरी टर्म है ए बी, इसका कोएफिशिएंट 2 है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और तीसरी टर्म बी स्क्वायर है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको फिर से यहाँ लिख। तो हम देखेंगे कि ये कोएफिशिएंट्स को हम कैसे कोई रूल से पता कर पाए, ये कैसे हमें पता चले कि कैसे एक्सपेंशन होती है अगर कोई भी पावर हमें दे पाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसमें भी अगर हम देखें तो फर्स्ट a क्यूब जो है उसका हमारे पास कोएफिशिएंट है 1, और नेक्स्ट 3a स्क्वायर b, तो उसका कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है। नेक्स्ट देन b की पावर क्यूब का कोएफिशिएंट 1। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखते हैं a प्लस बी की होल, तो उसमें भी a4, उसका कोएफिशिएंट हमारे पास है 1, और a क्यूब b का हमारे पास है 4। नेक्स्ट जो है उसका है कोएफिशिएंट हमारे पास 6, उससे नेक्स्ट फिर से 4 और 1। तो ये एक ऐसा पैटर्न बनता चला जा रहा है यहाँ पे, जिसको देख के हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट रो में कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे। इसको पास्कल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास 1 है, दोनों रो में 1 आए, अगले में हमने 1 तो नहीं है, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो अगला कोएफिशिएंट कैसे आता है कि 1 प्लस 2, इसको प्लस किया 3 आ गया, अगला फिर 2 प्लस 1 3, और लास्ट में इसमें 1 ही रहते हैं। अब फोर्थ वाली जो एक्सपेंशन थी उसमें भी लास्ट फर्स्ट कोएफिशिएंट 1, फिर 1, और पिछली रो से हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट्स कैसे आते हैं। 1 और 3 को प्लस किया तो 4, अगला 3 प्लस 3 को प्लस किया तो 6, फिर 3 प्लस 1 को प्लस किया 4, और लास्ट 1। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट निकाल सके तो उसमें भी यहाँ पे 1 आएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो फिर से 10 आएगा, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो फिर से 10 आएगा, 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, एंड दिस इज अगेन 1। तो हम देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट्स है हमारे पास, वो हम इस पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं कि अगर a प्लस बी की पावर 5 होगी तो हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म a5 से चलेगी, एक एक डिक्रीज होकर चलेगी, सेकंड टर्म 0 से चलेगी और एक एक बढ़ती चलेगी। लेकिन मेन फोकस है कि कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पास्कल ट्रायंगल से हमें पता चलता है कि कैसे हम कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज करो करते हैं हम कि जब इसको एक्सपेंशन में पावर हमारे पास 4 से ज्यादा आ जाती है तो कोएफिशिएंट्स का हमें कैसे पता चले कि कोएफिशिएंट किस तरह से आएंगे। तो पास्कल ट्रायंगल में भी अगर हमारे पास सपोज करते हैं, अब हमारे पास बाइनोमियल है x प्लस वाई रेज़ टू पावर 20। अब ये है, अब इसको एक्सपेंड करना है तो टर्म्स का हमें पता है कि x 20 से शुरू होगा, 1 1 कम होगा, y 0 से शुरू होगा, 1 1 बढ़ेगा, बट कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे तो वो निकालने के लिए हम अगर अब मैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल से निकालती हूँ तो ये सिर्फ एक्सपेंशन के लिए है। 20th अगर मुझे निकालनी है तो 19th रो के मुझे पूरे कोएफिशिएंट्स पता होने चाहिए, लेकिन वो बड़ा लंबा काम पड़ जाता है हमें यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, बच्चों ने कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं तो कॉम्बिनेशंस में हम वो यूज करेंगे। बच्चों ने ये पढ़ रखे कॉम्बिनेशन में कि एनसीआर क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एनसीआर हमारे पास आता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये इसकी फॉर्मूला रहता है। अब हम इनको यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे इसके लिए कि हमारे पास जो जितने भी ये कोएफिशिएंट्स हैं ये इजीली अवेलेबल हो, हमें बार बार
पास्कल ट्रायंगल्स की रो के ऊपर ना जाना पड़े, तो हम सबसे पहले कहते हैं अगर इंडेक्स 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कैन बी रिटन एज 0। अगर इंडेक्स 0 है तो क्योंकि 0 से 0 की वैल्यू क्या आएगी 1। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे अगर इंडेक्स हमारे पास 1 हो गया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1C0, और यहाँ पे ये वाला 1 की वैल्यू आ जाएगी 1C1। तो हम जो पास्कल ट्रायंगल के ये नंबर्स हैं इनको रिप्लेस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन से। उसी तरह अगर हमारे पास इंडेक्स जब 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 2C0, यहाँ पे 2 की वैल्यू के लिए आ जाएगा 2C1, और इसको फिर से आ जाएगा 2C2। तो ये एक हमें पैटर्न दिखने लगा है कि इंडेक्स जितना हो उससे स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जाएंगे। तो ये इसका अगर 3 है इंडेक्स तो हमारे पास 1 की वैल्यू यहाँ आएगी 3C0, C के लिए हमारे पास यहाँ पे आएगा 3C1, और 3 के लिए फिर से आएगा 3E2, और नेक्स्ट 1 के लिए फिर से आ जाएगा 3C। तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि जो बाइनोमियल ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स है, इनको हम कॉम्बिनेशन के हेल्प से एक रो में ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें सीधा दिख रहा है कि इंडेक्स जितना है वहां से शुरू करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। तो अगर मेरे पास पावर 20 आती है तो पहला आएगा 20C0, दूसरा कोएफिशिएंट 20C1, तीसरा 20C2, चौथा 20C4, और उसी तरह करके 20C20 तक हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करने के लिए हम लोगों को पावर को एक जगह पे इंक्रीज करना है और एक जगह पे डिक्रीज करना है। तो ये सारा था हमारे पास कि कैसे हम बाइनोमियल जो है उसको यूज करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, कैसे उसकी एक्सपेंशन होगी। तो अभी मैं लिखती हूँ आपकी बाइनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो मेरे पास है x प्लस y। जैसे कि बच्चों को पता है ये बाइनोमियल है क्योंकि ये 2 अनलाइक टर्म से कनेक्टेड है। अगर पावर n आ जाती है x प्लस y रेज़ टू पावर n, और +1 में हमें n जो है पावर वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए होगी, यानी कि जब n नेचुरल नंबर है तो इसकी एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि हमने अभी सीखा कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैसे निकालते हैं। तो पहला कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा NC0। ये फर्स्ट कोएफिशिएंट आ गया, और हमने कहा जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर वही रख दिया जो इंडेक्स है। तो इंडेक्स n है तो ये आ गया x रेज़ टू पावर n। तो अब हमें ये सारा पता चल गया कि कोएफिशिएंट्स कैसे आते हैं, टर्म्स को कैसे लिखते हैं। ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, और हम लिखनी है तो हम क्या करेंगे, NC1 x रेज़ टू पावर, इन दोनों का डिफरेंस एक एक कम होती चलती है, n माइनस में आ जाएगी x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 x की पावर कम, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरह से पावर्स हमारी जो है वो हमें पता है कि आगे सीरीज कैसे चलेगी, प्लस तो ऑन तो इसको हम करते चलेंगे। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आएगी, NCN, जितने भी हमारे पास होते हैं ये आना चाहिए। अब x की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म की, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास 5, उसकी पावर हो जाएगी हमारे पास n। So this is the binomial theorem extension for positive integral index। इसमें की मैं अगर फिर से रिपीट कर रही हूँ,
हमें पता चल गया कि कोएफिशिएंट्स को कैसे लिखते हैं, कि जो इंडेक्स होता है वहां से शुरू करके एनसी और पैरों में 0 और उसको एन तक लेके जाना, और जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर पहले एन आएगी, फिर 1 डिक्रीज होती चलेगी, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर पहले 0 थी, फिर 1 इंक्रीज होती गई और एन तक जाएगी. So this is the binomial expansion for positive integral index. और यहाँ पे हम बताते हैं कि n is a positive index, that is n belongs to natural number, और x and y कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं. तो अभी तक जो आपने किया एक्सपेंशन सीखा बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? तो ये कोएफिशिएंट्स है NC0, NC1, NCn, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है. अब हम सीखेंगे कि कोई भी इंडेक्स हो तो हम किस तरह से अपनी बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन कर सकते हैं. और जो नंबर ऑफ टर्म्स आती है हमारी लिस्ट में, वो वन मोर देन द इंडेक्स. अगर x प्लस वाई रेज पर n हमारा इंडेक्स है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी हमारे पास वो n+1 आएंगी, और जो इंडिसेस है इनका सम n आएगा. जैसे x रेज पर n-1 और y में इंडिसेस का सम करें तो वो हमारे पास कितना आएगा, जो कि इंडेक्स है n. तो इससे हम देख सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द एक्सप्रेशन x/3 प्लस अपॉन x रेज टू पावर 5. अब ये बाइनोमियल है, हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी पावर 5 है. तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंशन करना है. तो ये अब हम देखेंगे कि इसको कैसे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके पास x/3 प्लस 1/x रेज टू पावर 5 है. तो सबसे पहले हमने देखा इंडेक्स इसमें 5 है, तो पहला कोएफिशिएंट हमारे पास आएगा 5c0, और फर्स्ट टर्म है x/3, तो उसके बाद फर्स्ट टर्म आती है x/3, और x/3 जो है इसका जो इंडेक्स आएगा वो वही आएगा जो हमारे पास बाइनोमियल का है, दैट इज 5, यानी 5 - 0. और नेक्स्ट टर्म है 1/x. तो 1/x का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो आता है 0, यानी कि 1 ही होता है, उसको हम लिखते नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं हमारे पास. प्लस अब हम खुद लिख सकते हैं इसको 5c. अब हम खुद इसको लिख सकते हैं 5c1. चलो इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, x/3 रेज टू पावर 5. यहाँ पे हमारे पास आ गया. प्लस अब नेक्स्ट लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 5c1 x रेज टू x 5c रेज टू पावर 4. और अब हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1 से शुरू होगी, तो उसको हमने लिख दिया 1/x. उसके बाद अब इसको एक्सपेंड करते चलेंगे, जैसा कि नेक्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमारे पास आएगा 5c2, और x/3 की पावर हमारे पास आएगी 3,
और 1/x की पावर। तो मेन यही है कि हम सीखें कैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। देन 5c3 x/3 raised to power 2 and 1/x raised to power 3। सिमिलरली आगे हम 5c5 तक लेके जाएंगे इसको। आगे हमारे पास आ जाएगा 5c4 x/3 into 1/x raised to power 4 and the last binomial coefficient is 5c5। और इसमें अब लास्ट जो सेकंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। और अब स्टूडेंट्स इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास 5c0 का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कैसे उसको यूज करना है। तो अब हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। तो हमने पहले कहा था कि हमारे पास है 5c0। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपने किए फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और देन अगेन 5 माइनस 0 दैट इज 5 फैक्टोरियल। और हमारे पास x की पावर 3 उसकी वैल्यू आपके पास 5 थी तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 5 और उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा 243 जब उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आपने सारी वैल्यूज को रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको पता है ये कट जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 है तो फर्स्ट टर्म आ गई x3। सेकंड टर्म में 5c1 था हमारे पास तो उसको हमने ऐसे ही सॉल्व किया 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हमें मिलते चले जा रहे हैं और आगे जैसा कि हमें दे रखा है उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू x की पावर 4/81 इंटू 1/x। स्टूडेंट्स को आता होगा। इसको इसी तरह हम लिखते जाएंगे 5c5 तक। तो इसको सॉल्व करके लास्ट में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये सॉल्व करने आपको आता है तो इसको अब आपने क्वेश्चन को आगे खुद कर लेना है कि सिंपल वैल्यूज निकालनी है हमने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन थी। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कैसे करते हैं हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। जैसे आपको है कि इवैल्यूएट 96 पार्ट 3 96 होल पार्ट 3 क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का। इसको इवैल्यूएट करो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है तो हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम में 2 अनलाइक टर्म्स को होता है। अब यहाँ पे अगर मैं 90 + 6 करूं तो 6 की पावर आगे आएंगी तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ रहता है। तो इसको ज्यादा इजी है कि मैं इसको 100 - 4 से करूं क्योंकि 4 की पावर मुझे ज्यादा आती है लिखने। याद है मुझे कि उसका स्क्वायर क्या होता है उसका क्यूब क्या होता है। तो मैंने 96 को ले लिया 100 - 4। और अब हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम जो कि हमने पढ़ी थी। तो अब बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले देखो जी हमारे पास पावर 3 है तो पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनेगा 3c0। और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसका पावर भी वही आएगी 100 है तो 100 की पावर आएगी यहाँ पे 3 और 4 की 0 को हम करेंगे नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब अगला क्योंकि माइनस टर्म है तो हम इसमें अल्टरनेट साइंस चलते हैं वो हमने सीखा है पहले। तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन और माइनस साइन के साथ फिर कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की हमें पता है 3c1। यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गया 3c1 और यहाँ 100 की पावर आ गई 2। पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास 100 की पावर 2 × 4
4 की पावर यहाँ पे बन जाएगी। फिर प्लस साइन के साथ चलेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऑल्टरनेट साइंस चलेंगे प्लस से शुरू होके। अगला हमारे पास आ जाएगा 3c2, 100 की पावर यहाँ पे 1 है तो इंटू 100 ही लिखेंगे इसको हम, और यहाँ पे 4 की पावर हो जाएगी हमारे पास 2, 4 की पावर हो जाएगी 2, और लास्ट जो आएगा दैट विल बी 3c3। अब 100 की पावर 0 हो जाएगी और 4 की पावर कितनी आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने निकाला। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है तो हमें पता है 3c0 जो है इसकी वैल्यू आती है 1। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रही और 100 का क्यूब है तो हमारे पास आ जाएगी 6 zeros माइनस 3c1। 3c1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। ये अब आपको स्टूडेंट्स को आता भी होगा ये। इंटू यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 और इंटू ये जीरोस आ गई, प्लस यहाँ पे अब हमारे पास 3c2 है तो ये भी क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल वो मैंने लिखा नहीं, इंटू 100 इंटू 16, और 3c3 की वैल्यू सीधी बनाती है तो ये हमारे पास 4 का क्यूब आ गया 64। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे आगे। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बाइनोमियल से हमारे को किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स कोई भी हो हम उसकी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिख के उसको निकाल सकते हैं। अब 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 बचेगा 4 3 12 और ये 12। यहाँ अगले में भी हमारा ये कैंसिल होकर 3 बच जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो 16 3 48 और 2 zeros, सॉरी ये लास्ट में हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हम लिख रहे हैं ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस आएगा -64, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट चलते हैं। तो अल्टीमेटली सारे को सॉल्व करके माइनस और प्लस को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 4, ये प्लस कर लेंगे हम, ये वाली टर्म्स प्लस वाली टर्म्स को प्लस कर लेंगे, माइनस वाली टर्म्स को माइनस कर लेंगे, और ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन है शो दैट 9 raised to power n plus 1, 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है कि जो हमें दिया है 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि अगर दी हुई ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 64 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 होगा, और 9n raised to power plus 1 minus 8n minus 9 आपका डिविडेंड है, 64 आपका डिवाइजर है। क्वेश्चन हमें पता नहीं है लेकिन ये डिविजिबल दिया है, प्रूव करना है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हम इसको कैसे करें कि इस एक्सप्रेशन को हम प्रूव कर सकते हैं अगर हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, इसका सॉल्यूशन है, हम लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन विल बी डिविजिबल बाय 64 इफ वी कैन राइट इट एज 9n plus 1 minus 8n minus 9 is equals to 64k।
ये हमने कैसे लिखा, आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि डिविडेंड क्या होता है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो के एक क्वोशिएंट है और रिमाइंडर इस क्वेश्चन में 0 है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि इज डिविजिबल बाय 64 प्रूव करना है। तो देयर के इज सम नेचुरल नंबर और के हमारे पास क्वोशिएंट है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं उस डिविडेंड वाली प्रॉपर्टी से। अब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करनी है इसमें। तो हमें पता है कि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या रहती है हमारे पास कि x प्लस वाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई रेज टू पावर अगर हमारे पास n आए और x की वैल्यू हो 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को लेंगे 1, x को ले लिया यहाँ पे 1। अब इसकी एक्सपेंशन लिखनी है तो हमारे पास फिर से वही है nc0 प्लस, इसको हम आगे जैसे भी लिख पाएंगे nc1 और यहाँ आ जाएगा y, इसको लास्ट तक लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ncn y रेज टू पावर n, ncn y रेज टू पावर n, ये एक्सपेंशन है। अब हम इसको यूज करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे लिखें। अगर हम यहाँ पे 9 की एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं तो अगर y को हम 8 ले सकते हैं और n को रिप्लेस कर सकते हैं n प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू 8 एंड रिप्लेस n बाय n प्लस 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 1 प्लस 8 और n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे हम n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब इसकी एक्सपेंशन लिखेंगे हम। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे लिखी जाएगी, हमारे पास n प्लस 1 C0, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वहीं से शुरू होता है हमारे पास। अब 1 कुछ हमारे पास यहाँ पे है नहीं है और 8 इधर दिया तो ये यही रहेगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 C1, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है n प्लस 1 C1, n प्लस 1 C1, और अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 की पावर कुछ भी नहीं है इंटू 8। इसको इसी तरह लिखते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ऑन सो आप इसको लिखते जाइए तो लास्ट में आपके पास बच जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 C n प्लस 1 C n प्लस 1, लास्ट तक हमने इसको लिखना होता है और 8 की पावर यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास n प्लस 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 C0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और जो हमारे पास आगे है n प्लस 1 C1 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8n, इसको आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन से करना है n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये n प्लस 1 बनेगा, n प्लस 1 बनेगा तो वो आ जाएगा 8n प्लस 8 प्लस, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो हमारे पास बनती है, यहाँ पे मैंने लिखी है, यहाँ लिख रही हूँ 8 स्क्वायर डॉट NC2, और इस तरह से ये चलती चलेंगी आपके पास, और लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा 8 रेज टू पावर n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है इसको इकट्ठा करते हैं, ये बनता है 8n प्लस 9 प्लस 8 स्क्वायर, हमारे पास बनेगा 8 स्क्वायर, ब्रैकेट में रह जाएगा n प्लस 1 C2 प्लस तो, और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 8 की पावर, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, ऊपर को लेके जाएंगे इसको,
ये आ गया हमारे पास 8n प्लस 9। इसको 8n प्लस 9 को अब हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये अब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा था n प्लस 1 C2 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 C3 प्लस सो ये चलता चलेगा, और 8 की पावर n माइनस 1। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 64 आ गया। ये 64 का कोई मल्टीपल है नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 स्क्वायर हमारे पास होता है 64, और ये सारा जो एक्सप्रेशन जो हमारे पास एक नंबर आएगा सॉल्व करके, उसको हमने मान लिया a। तो हम जो प्रूव करना चाह रहे थे वो अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो फर्दर फिर हम इसको लिखते हैं, देयरफॉर 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, फिर k इज सम नेचुरल नंबर, और यहाँ k की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, जो हमने ये सारी लिखी है n प्लस 1, ये जो सारी लिखी है n प्लस 1 C2 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 C3 प्लस सो प्लस 8 रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये सारा k आ गया, और क्योंकि हमने नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया तो ये इसका डायरेक्टली मतलब है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 64, क्योंकि आपने ये 5th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है कि डिविडेंड, ये डिविडेंड है, यहाँ पे ये होता है डिवाइजर है, क्योंकि 64 यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन है जो हमने लिख दिया, रिमाइंडर है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये डिविजिबल है तो 0 आएगा। तो उस कंसेप्ट को लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब एक और आपके बुक की क्वेश्चन है, अब एक और आपकी बुक का क्वेश्चन है, प्रूव करने के लिए आया है, और उसको आप देखिए हम कैसे करेंगे। प्रूव दैट समेशन r is equals to 0 to n CR NCR is equals to 4 raised to power n। अब इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो बाइनोमियल का आपने देखा था कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है, सॉल्यूशन इसका करेंगे। We know that हमें पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लिखते हैं कि x प्लस वाई रेज टू पावर n, तो हमने लिखा था। इसको कंसाइज में कैसे लिखते हैं आपने पढ़ा होगा पहले, समेशन, इसको हम ऐसे लिखते हैं r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। तो ये समेशन को एक्सपेंडेड नोटेशन में थी NC0, उसी को कंसाइज करके आपने पहले पढ़ा होगा, हम लिखते हैं समेशन r 0 टू n, ये आ गया। और ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमने आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये जो 1 क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिलती है हमारी इसकी राइट हैंड साइड से जो हमने क्वेश्चन लिखी है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, आप देखेंगे NCR, तो ये NCR है, x रेज टू पावर n माइनस r, तो यहाँ c की पावर r है, और y की पावर यहाँ पे मैंने r है। तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो y यहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी हम लेते हैं कि y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, इससे कंपैरिजन करके देखते हैं। तो कंपेयरिंग
कंपेयरिंग 1 and 2। तो अब आप देखिए कि एनसीआर तो एनसीआर है, एक्स रेस्ट पर एन माइनस आर, यहाँ पे हमारे पास एक्स है ही नहीं तो 1 मान लेंगे, और वाई की पावर आर है तो वाई यहाँ पे 3 की पावर आर है। जब इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वी विल गेट वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि y की पावर 3 है और x की जो वैल्यू है वो 1 है। अब हम इसको 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 3, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास पुट y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 इन 2। कंपेयर किया, उसके बाद हमें ये x और y की वैल्यूज मिल गई। अब हम इसमें पुट करेंगे, x को 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और y को 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर m इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू m। ये आ गया एनसीआर एज इट इज। हमें सिर्फ x और y की चाहिए, x की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n माइनस आर 1 रह जाएगा और y की वैल्यू 3 है तो आपने देखा कि कैसे हमने प्रूव कर दिया एंड हेंस ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे पास समेशन दिया है ये 4 पर m के कैसे इक्वल है। बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया, वहां से कंपैरिजन करके x और y की वैल्यूज निकाली और इसको हमने प्रूव कर दिया। तो ये तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अभी हम सेकंड की तरफ चलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब हम बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी आती हैं उसके ऊपर बात करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जनरल टर्म। जनरल टर्म जनरल टर्म लेंगे अब हम। जनरल टर्म तो जो हमने एक्सपेंशन लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम की उसी में r प्लस 1th टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो अब हम उसको कैसे लिखते हैं कि r प्लस 1 दिस इज द जनरल टर्म जो हमने सबसे पहले एक्सपेंशन लिखी थी। और ये हमारे पास आती है NCR x रेज टू पावर n माइनस r फाइव रेज टू पावर r। दिस इज द जनरल टर्म और इस टर्म से हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जनरल टर्म से। अब नेक्स्ट एक आता है आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है जिसमें x की पावर 0 होती है। तो जब वो टर्म निकालनी होती है तो हम x की पावर को 0 कर देते हैं। तो अब हम इसके जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन x प्लस 3 रेज टू पावर 8। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें x रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो हम एकदम से सोचते हैं कि अगर x प्लस 3 रेज टू पावर 8 का हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो x रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम इतना टीडियस काम ना करके सीधा जनरल टर्म इसकी लिखते हैं। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 रेज टू पावर 8 हमारे पास जनरल टर्म क्या आएगी, हमने अभी लिखा जनरल टर्म होती है TR प्लस 1 NCR। n होता है इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो वो यहाँ 8 है तो 8 TR यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट टर्म x है तो x की पावर n माइनस r आएगी तो n हमारे पास 8 है तो यहाँ पे बन जाएगा 8 माइनस r। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कितना इजी हो गया। y हमारे पास नेक्स्ट है
और उसकी वैल्यू है 3 और उसकी पावर आ जाएगी r। अब हम सोचेंगे कि हमें तो चाहिए कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट x की पावर 5 का, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x की पावर है 8 माइनस r। तो हम क्या करेंगे कि इस 8 माइनस r को ही 5 रख देंगे ताकि ये x की पावर 5 बन जाए। तो अब हम लिखेंगे पुट 8 माइनस r इज इक्वल्स टू 5। ये थोड़ा सा वो हो गया, आप साथ साथ में लिख ही रहे होंगे। तो इसको हम पुट कर दिया 8 माइनस r इज इक्वल्स टू 5। 8 माइनस r को 5 पुट किया तो आपके पास r की वैल्यू आपके पास आ गई। 8 माइनस r को पुट किया तो r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई 3। r की वैल्यू आ गई 3। अब जो हमने जनरल टर्म लिखी थी उसमें ये r की वैल्यू 3 लिखेंगे। तो लिखो पुट r इज इक्वल्स टू 3 इन द जनरल टर्म। तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस 1 r प्लस 1 था। उसके बाद हमारे पास था 8c r, तो r की वैल्यू 3 है, ये बन गया 8c3। फिर हमारे पास आ गया x की पावर थी 8 माइनस r, तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस 3 और वहां पे 3 की पावर r थी तो 3 की पावर हमारे पास यहाँ पे आ गई 3। कितना इजी हो गया, जनरल टर्म में x की कोएफिशिएंट पावर को हमने 5 कर दिया। तो दिस विल गिव यू द कोएफिशिएंट। अब हम निकालेंगे 8c3 x रेज टू पावर 5, ये हमारे पास बन गया और साथ में हमारे पास आ गया c की पावर 3। अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। तो हमारे पास क्या कोएफिशिएंट बच गया 8c3 इंटू 3 की पावर 3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया 8 फैक्टोरियल। अब मैं इसको कर रही हूँ क्योंकि आपको भी आता ही होगा 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो जब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 1512। 8 इंटू इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को, तो 8 इंटू, यहाँ पे मैं बताती हूँ फर्दर, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने यहाँ तक किया, नीचे मेरे पास 5 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू, ये यहाँ से कट जाता है, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1512। तो जब भी आपको आता है कोएफिशिएंट निकालो किसी टर्म का, तो जनरल टर्म लिखेंगे और x की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। फिर x की पावर्स को जिसका कोएफिशिएंट पूछा है, x की 6 का पूछा है तो 6 के इक्वल रखो, 2 का पूछा है तो 2 के इक्वल रखो। और इस तरह से हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं अपनी दी हुई टर्म से। अब आपको क्वेश्चन है राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए जनरल टर्म हमें पता है पहले ही, लेकिन एक्सपेंशन जो है बाइनोमियल वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स रेज टू पावर 12। इस एक्सप्रेशन की अब हमें जनरल टर्म लिखनी है। तो हमें पता है कि जनरल टर्म सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो जनरल टर्म आपने पहले ही पता होता है आपको, टी आर प्लस 1 जनरल टर्म होती है। ये हमने एक्सपेंशन याद किया जो x प्लस वाई रेज पर n होता है। यहाँ पे वो चीजें चेंज हो गई हैं। इंडेक्स 12 है तो ये क्या बन जाएगा n इज 12, फिर n इज 12, तो दिस विल बिकम 12cr, 12cr बन जाएगा। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इधर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। हमेशा फर्स्ट टर्म लिखनी है और जो 12 और आ रहे हैं ये दोनों ही वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये बनेगा 12 माइनस आर, 12 माइनस आर। और सेकंड टर्म है हमारे पास माइनस वाई एक्स। यहाँ पे ये पूरी लिखनी पड़ती है क्योंकि सिंपल एक्सपेंशन हो तो हम प्लस माइनस कर लेते हैं, लेकिन जनरल टर्म में इसको ऐसे लिखते हैं माइनस वाई एक्स और इसकी पावर आ गई हमारे पास आर। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। ऐसे तो यही जनरल टर्म है लेकिन अरेंज करके लिखेंगे, ऐसे नहीं करते एग्जाम में।
कि हम जैसी है वैसे लिख के चले आए 12CR। अब x की ये है तो लॉ ऑफ इंडिसेस लगेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो x की पावर बन जाएगी 24 माइनस 2R। और अब y की है तो y की यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो -1 की पावर r अलग से आ जाएगा और यहाँ पे y की पावर r और x की पावर भी लॉ ऑफ इंडिसेस लगे, x की पावर भी r बन गई। अब हम इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे, आगे हम सॉल्व भी कर पाएंगे। -1 रेज़ पर r को पहले लिख लेंगे, -1 रेज़ पर r 12CR। x की पावर को भी हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे तो लॉ ऑफ इंडिसेस भी साथ साथ में लगाएंगे, तो x की पावर 24 है -2r और एक प्लस r यहाँ से आएगा तो ये -r बच जाएगा। 12 माइनस r 24 माइनस r और y की पावर r। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 12 माइनस x की पावर हमारे पास है 24 माइनस r, 24 माइनस r, y की पावर r है। थोड़ा सा अरेंज कर लिया हमने इनको। तो दिस इज कि कैसे हम जनरल टर्म लिखते हैं, कैसे हम कोएफिशिएंट निकालना हो x का तो उसकी पावर को उसके इक्वल कर देते हैं। अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी हो तो x की जो पावर है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जो बच्चों को याद रखने होते हैं हमारे क्वेश्चन निकालने से पहले। दिमाग में ये एक बार से इनको रिकैप कर लेनी होती है इन चीजों की कि हम इसको कैसे करें। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द 13th टर्म। पहले हमने कोएफिशिएंट्स निकाले, अब टर्म पूछने हैं। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट x 1/3 रूट x whole raised to power 18, where x should not be equal to 0। अब हमें यहाँ पे 13th टर्म निकालनी है, चाहे हमें 13th टर्म निकालनी हो, चाहे हमें कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना हो, चाहे हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी हो, चाहे हमें जनरल टर्म लिखनी हो। ऐसे सब केसेस के लिए हम सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है तो लिखेंगे द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 18 इज, अब हम जनरल टर्म लिखेंगे, that is TR plus 1। जनरल टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय TR plus 1। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए जनरल टर्म लिखेंगे। तो इस एक्सप्रेशन का इंडेक्स है 18, तो हम इसको लिखेंगे 18 CR और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 9x, तो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास यहाँ पे 9x की पावर बनेगी 18 माइनस r, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 माइनस r। और सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो है माइनस साइन साथ में लेना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैथ में। अगर इसको छोड़ दिया तो क्वेश्चन गलत। -1/3 स्क्वायर रूट ऑफ x, इसकी पावर बनेगी r। जनरल टर्म लिखी हमने, जो बाइनोमियल हमें दी है उसको देखते हुए। तो दिस इज द जनरल टर्म। अब हमें बोला फाइंड द 13th टर्म। 13th टर्म का मतलब है T13। अब T13 कैसे बनेगा, जब r की वैल्यू 12 आएगी। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन 1 बनाया जनरल टर्म का, इसमें हम लिखेंगे एज वी वांट टू फाइंड द 13th टर्म, तो पुट r इज इक्वल टू 12 इन 1। जब हम r को 12 रखेंगे तभी ये 13 टर्म बनेगी। तो सो इजी, इतना ही सोचना है आपको कि r की वैल्यू क्या रखिए T13 बन जाए। तो 12 रखें, तो सारे एक्सप्रेशन में भी r को 12 से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो 13th टर्म लिख रहे हैं अब हम, दिस विल बी 18 C12 18C12
9x raised to the power 18 minus 12 and minus 1 upon 3 square root of x raised to the power 12। अब सिंपल सा काम रहेगा सिंप्लीफाई करने का। बाइनोमियल का काम खत्म हो गया, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप खुद ही करेंगे इसको। 18c12 है तो वो हमारे पास आ जाता है 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 12 फैक्टोरियल जो आपको देगा 6 फैक्टोरियल। अब 9 की पावर यहाँ पे 9x की पावर आपके पास आ गई 6, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 की पावर भी 6 बन जाएगी और x की पावर भी 6 बन जाएगी। अब यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस साइन के बाहर जो है वो इवन टर्म है 12, तो जब हमारी इंडेक्स 12 इवन टर्म है तो माइनस किसमें चेंज हो जाएगा +1 में, और हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 12 और x की पावर बन जाएगी हमारे पास 6, x की पावर बन जाएगी 6 और x की पावर 6 और x की पावर 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। और इस पूरे क्वेश्चन को अब आप खुद करेंगे। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इधर इनको मल्टीप्लाई और करने के बाद 18,564। तो इतना काम तो आप करेंगे कि ये इसको काटना सीखेंगे। 18 फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 को भी लिखेंगे और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कि हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स, जनरल टर्म या कोई स्पेसिफिक टर्म दे रखी है 13th टर्म 14th टर्म, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अभी एक जो हमारे पास रह गया इसमें वो मैं दिखा देती हूँ, आपने खुद ही करना मिडल टर्म। कई बार क्वेश्चन आता है हमें फाइंड द मिडल टर्म, तो वो हम देखेंगे आपको कि कैसे है करेंगे उसको, आप देखेंगे कि कैसे करते हैं। अब हमारे पास एक्सपेंशन बाइनोमियल, मेरे पास बाइनोमियल है x प्लस y रेज़ टू पावर n। अब इसमें हमने देखना है कि इसकी एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो मिडल टर्म किसको बोलेंगे, व्हाट विल बी द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y रेज़ टू पावर n। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स जो n है वो इवन है कि ऑड है, तो हम कहेंगे इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जब n इवन आता है, तो हमने स्टार्टिंग में किया था आज कि अगर इंडेक्स n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी इसमें एक्सपेंशन में वो n+1 आएंगी। तो अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड आएंगी। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो एक ही मिडल टर्म होती है, तो इसीलिए हमने कहा देयर इज ओनली, इफ n इज इवन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, देयर इज ओनली वन मिडल टर्म। When n is even, there is only one middle term, क्योंकि एक्सटेंशन में जो टर्म्स है वो हमारे पास ऑड आ जाती है जब n इवन होता है, तो there is only one middle, one middle term। और वो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, हम उसको हम लिखते हैं, वो जो मिडल टर्म हमारे पास आएगी that is e n/2 plus 1, this is the middle term। या हम कहते हैं देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, और वो हमारे पास आती है t n/2 + 1। और अगर एक्सपेंशन x + y रेज़ पर n है तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा जाता है n t n/2, ये गया r+1 जैसे लिखते हैं, x की पावर n - n/2 तो वो बन जाएगा हमारे पास n/2 और y की पावर भी n/2। तो मेरे बोलने का मतलब है जब n की पावर इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी, तो सिर्फ वन मिडल टर्म होगी, और वो ऐसे निकालते हैं n/2 + 1th टर्म।
इवन में। अब दूसरा केस आता है व्हेन n इज ऑड, जब n आपके पास ऑड आ जाएगा तो क्या होगा, व्हेन n इज ऑड, n का मतलब इंडेक्स जो आपको दिख रहा है x प्लस वाई का पावर n, अगर ये ऑड आ जाएगा हमारे पास तो देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में हमारे पास क्या आ जाती है, जब हम इसको करते हैं वो इवन आ जाती है, तो नंबर ऑफ मिडल टर्म्स टू हो जाते हैं। तो देयर विल बी, अब आप लिखेंगे देयर विल बी तो देयर will be two middle terms. There will be two middle terms. When n is odd, मतलब पावर ऑफ द बाइनोमियल जो ऑड है, तो देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, और वो मिडल टर्म्स आपके पास क्या आएगी वो अब हम लिखेंगे। देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, नेमली कौन कौन सी आएंगी, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, नेमली n plus 1 by 2h, n plus 1 by 2h टर्म, जब आप निकालना तो सीख लेंगे, जनरल टर्म से हम निकलते हैं, n plus 1 by 2h टर्म एंड n plus 1 by 2 plus 1h टर्म। तो दो मिडल टर्म्स आ जाएंगी, इसको हम बोलते हैं जो n plus 1 by 2h टर्म, जिसको हम कैसे लिख देते हैं, t n plus 1 by 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये बनती है, और जो ये है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास बनेगी n plus 1 by 2 plus 1h। तो इस तरह से आपके पास टू मिडल टर्म्स आएंगी और उनको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आपने किए ही होंगे, पहले आपने जस्ट रिवीजन कर रहे हैं आज हम, या जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 minus x cube upon 6 raised to power 7। तो जब भी आपको मिडल टर्म आता है तो सबसे पहले हमने देखना है कि पावर क्या है, पावर जो है वो 7 है, और 7 क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे हम लिखेंगे here n is equals to 7 which is odd, n is equals to 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 8 आएंगी, जब 8 आएंगी तो हमारे पास टू मिडल टर्म्स आएंगी which is odd, and 7 है which is odd, so there will be two middle terms, कौन कौन सी आएंगी, t n plus 1 by 2h term and t n plus 1 upon 2 plus 1h term, ये हमारे पास टू टर्म्स आएंगी। अब n यहाँ पे 7 है तो पहली टर्म बन जाएगी t4 और दूसरी टर्म बन जाएगी t5। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे t4 की वैल्यू निकालनी है, t4 को आपने ऐसे लिख लेना है t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1, जैसे जनरल टर्म लिखते हैं, ताकि आपको लिखना इजी हो जाए। n आपके पास 7 है, 7 t3, और आपके पास फर्स्ट टर्म है 3 की पावर 4, और हमारे पास दूसरी टर्म है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की पावर 3, इसको आपने सॉल्व कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। तो हमने फोकस करना है कि n क्या है, n ऑड है तो टू मिडल टर्म्स आएंगी, n इवन है तो 1 आपके पास आएगी मिडल टर्म। तो यही आपका पूरे का पूरा बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन है। तो अगर आपके पास n इवन है, सपोज करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर x अपॉन 3 plus 9y raised to power 10। अब हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ here n is 10 which is even, so there will be only one middle term
और वो मिडल टर्म आपके पास तो आ जाएगी ओनली वन मिडल टर्म, वो आपके पास क्या आ जाएगी, टी n/2 plus 1h term, that is 10/2 plus 1, that is term. तो T6 है, T6 को हम ऐसे लिखेंगे T5 plus 1, ताकि हमें लिखना इजी हो जाता है। ये क्या आ जाएगा 10T5, फर्स्ट टर्म है x/3, 10 minus 5 आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 5, और नेक्स्ट टर्म है 9y, तो वो भी आपके पास 5 मिडल टर्म है, तो ये दोनों इक्वल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द मिडल टर्म। तो आज हमने पढ़ा कि बाइनोमियल थ्योरम क्यों यूज करते हैं, और हमने सीखा कि पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स है, अगर हमारे पास पावर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए एक्सपेंशन उसकी कैसे करते हैं, एक्सपेंशन में जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म के बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर मिडल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।